हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में जिसमें हमने अब तक डीएसटीएल की हम कुछ यूनिट्स को कवर कर रहे हैं हमारी इस सीरीज़ में, जिसमें हमने पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट को डीएसटीएल में कवर कर लिया है। अब हम फोर्थ यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो एग्ज़ाम अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये यूनिट काफ़ी बढ़िया है स्कोर करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी है, ईजी भी है। तो इसको ध्यान से देखिए, आपको फ़ायदे में रहेंगे अगर आप इस यूनिट को अच्छे से कर लेते हैं तो। ओके, इस यूनिट से क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है, मतलब आता ही है, ठीक है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बेसिक सी है। अगर आपको लॉजिक गेट समझ में आ गया, बूलियन अलजेब्रा समझ में आ गया, तो ये यूनिट में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले जिसमें हमारे पास आती है लॉजिक। लॉजिक क्या होता है? बेसिकली देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करने का कोई ना कोई एक मेथड होता है, और उस सॉल्व करने के मेथड को हम अगर हम अपनी टेक्निकल नॉलेज में बोलें तो उसको हम लॉजिक बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, लॉजिक इज़ अ स्टडी ऑफ रीजनिंग। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन को मतलब रीज़न के साथ पढ़ रहे हैं तो फिर वो हमारी लॉजिक स्टडी कहलाएगी। ओके, तो अब इसमें हमारे पास है प्रपोजिशनल। प्रपोजिशनल मतलब प्रपोजिशन, ठीक है। तो प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन बहुत यूज़ होगा अभी आगे चल के। इसकी बेसिक सी अगर आप अपने दिमाग में टर्म डालना चाहें तो ये होती है कि ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट किसी भी चीज़ को स्टेट कर रहा है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल दैट ही इज़ राम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रहा है कि वो बंदा राम है, उसका नाम राम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, कि ये डिक्लेयर कर रहा है किसी भी चीज़ को कि हाँ भाई ये चीज़ ये है, ठीक है। अब ये जो डिक्लेरेशन हो रहा है ये इतना सफिशिएंट है कि ये कुछ मीनिंग बता सके कि हाँ भाई ये ट्रू है या फॉल्स है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसका नाम श्याम है, आप कह रहे हैं नहीं ही इज़ राम ना, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ना। तो ऐसे ही हमारे पास जो प्रपोजिशन होते हैं वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं, जो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये जो चीज़ हम स्टेट कर रहे हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, फ्रांस पेरिस में है, सॉरी पेरिस फ्रांस में है, हाँ है, ट्रू, ठीक। क्या 9 जो है वो छोटा होता है 6 से? होता है नहीं ना, तो फॉल्स होगा मेरे ख्याल से। तो नहीं होता है, बाकी आपने कोई अलग मैथमेटिक्स पढ़ ली हो तो बता देना भैया, आके करेक्शन करवा देना ज़रा। मैं यहाँ यहाँ वहाँ से पढ़ लूँगा फिर मैं, ठीक है, क्योंकि आपकी गणित तो अलग चलती है ना। चलो फिर, प्रपोजिशनल वेरिएबल्स। प्रपोजिशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं? प्रपोजिशनल वेरिएबल्स किसी भी प्रपोजिशन स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको शॉर्ट टर्म्स में हम डिफाइन करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है हमें बार बार, हम एक वैल्यू लिखेंगे, मान लो पी असाइन कर दी तो पी लिख देंगे, क्यू असाइन कर दी तो क्यू लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सनराइजेस इन द ईस्ट है या फिर वेस्ट है, ठीक है, तो इसको हमने पी मान लिया, ठीक। तो अब जब भी हम बात करेंगे तो इतना पूरा लंबा स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा, हम खाली वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ख़त्म कहानी, ठीक है। तो यही हमारा हो गया प्रपोजिशन। अब इसका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं उसको हम देख लेते हैं। कॉम्बिनेशंस के टाइप्स कितने होते हैं। जो पहला टाइप हमारे पास आता है वो होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन बेसिकली हमारे पास एंड ऑपरेशन ही होता है, ठीक है। और तो एंडिंग में हम क्या करते थे? एंडिंग में हमारे पास ये होता था कि जब दोनों वेरिएबल्स ट्रू होते हैं, अगर हम टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तभी हमारे पास रिजल्ट ट्रू आता था, अदरवाइज फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है कि अगर दोनों रिजल्ट ट्रू होंगे, अगर हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो तभी हमारे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स आएगा, ठीक। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन मतलब और मतलब मतलब जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज वो हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये तो बेसिक गेट्स की तरह ही है जैसे हमने पीछे पढ़ा था। तो उसी तरीके से इसको भी हम करते हैं, ठीक है। एक और होता है निगेशन। निगेशन मतलब नॉट, ठीक है। तो उसमें नॉट गेट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं ड्राइव कनेक्टर्स। ड्राइव कनेक्टर्स जैसे कि हमारे पास बेसिक लॉजिक गेट्स होते थे, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते थे, वही वैसे ही यहाँ पर हमारे पास एक करेक्टर कनेक्टर होते हैं, बेसिक वाले फंडामेंटल, और ड्राइव्ड। और ड्राइव्ड के अंदर आते हैं नैंड, नॉर, एक्सॉर, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। पर हम नैंड को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये वाला, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक्सॉर की बात करें तो एक्सॉर हमारा सिंपल जैसे हम रिप्रेजेंट करते थे तो वैसे ही एक्सॉर रिप्रेजेंट होता है। तो आई होप इनकी जो ट्रुथ टेबल्स हैं वो आपको आती होंगी, क्योंकि आपने बूलियन अलजेब्रा मैंने पीछे पढ़ा था, बताया था, तो उसमें था। और प्लस ये तो
काफ़ी पढ़ा भी होगा आपने 11th-12th में। नहीं पढ़ा तो जाके दोबारा से 11th-12th पढ़ के आओ। मैं नहीं पढ़ा रहा यहाँ बैठ के, ये मैं पढ़ाऊँगा भी। मतलब ग्रेजुएशन कोर्सेज में मैं ये पढ़ाऊँगा तुमको बैठ के, तो भैया फिर तो बहुत ख़तरनाक कहानी है ना। तो पढ़ लेना उसको जाके, 11th-12th की वीडियो देख लो, नहीं तो फिर दूसरा एक और रास्ता है, चुल्लू पर पानी लेके डूब के मर जाओ उसमें, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम नॉर को देख लेते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इनसे हमारे कुछ अलग तरीके के कनेक्टर्स ड्राइव होते हैं, मतलब जो ना हमारे बेसिक में आते हैं ना हमारे उसमें आते हैं, कुछ मतलब स्पेशल होते हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे उन्हें आगे चल के, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। तो ये है हमारे पास कंडीशनल। कंडीशनल स्टेटमेंट ये होता है कि मतलब इफ़ पहला वाला है अगर, तो तभी दूसरा वाला होगा, अगर पहला वाला नहीं है तो दूसरा वाला भी नहीं होगा। मतलब अगर हम पी एंड क्यू की बात करें, देन इफ़ पी देन क्यू, ठीक है। यहाँ पे दा लिख गया है, यहाँ पर देन होगा, करेक्शन कर लेना नोट्स में, ठीक। और हाँ, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट करके मत चिल्लाना। नोट्स 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 समझ लेना, खून खोल जाता है मेरा जब डिस्क्रिप्शन में साफ सब लिखा होता है कि नोट्स हैं, तब भी पूछते हो कमेंट करके, भैया अपनी होशियारी दिखा रहे होते हो, ओवर स्मार्टनेस होती है ना। हाँ, तुम ही से बात कर रहा हूँ, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो अब, ठीक है। इतने हो नहीं जितने स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, सही है। यहीं आ जाओ, वास्तविकता में जी लो। कंडीशनल स्टेटमेंट में जब पहला वाला ट्रू होगा और दूसरा वाला फॉल्स होगा, तभी हमारे पास फॉल्स आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज हमारे पास हमेशा ट्रू आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तभी हमारा फॉल्स होगा, अदरवाइज हमेशा ट्रू मिलेगा। बाई कंडीशनल हमारा ये होता है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन को शो करता है, ठीक है। जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना, क्योंकि ये कई बार सीधे सीधे आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए आते हैं और बच्चों को बनाना नहीं मिलता है कि किस तरीके का कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, हमें कौन सा कनेक्टर लगाना है, ठीक है। तो अगर पहला वाला है और दूसरा वाला, इफ़ पी देन क्यू, इस टाइप की फॉर्म है। होता क्या है, जब हमारे पास दोनों वेरिएबल्स सेम होते हैं तभी हमें ट्रू मिलता है, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलेगा। मतलब अगर पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है तो हमें ट्रू मिल जाएगा, अगर पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स है तब तब हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स ना, तो हमें फॉल्स मिलेगा, और इसका उल्टा भी फॉल्स ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी थोड़ा बहुत रीड भी मार लेना, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। टोटोलॉजी क्या होता है, जो प्रिपोजिशंस होते हैं अगर उनके एंड रिजल्ट की जो लास्ट वाली रो होती है, सबसे लास्ट वाली रो, या फिर सॉरी सबसे लास्ट वाला कॉलम, हमारे राइट साइड में कॉलम होता है, राइट साइड में कॉलम होगा, उसको हमारा हमेशा मतलब उसमें जितने भी वेरिएबल्स हों वो सब ट्रू हों, ठीक है। तो वो टोटोलॉजी कहलाता है। अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन की बात करें, तो कॉन्ट्राडिक्शन में जो लास्ट वाला कॉलम होगा वो फॉल्स होगा, ठीक है। वैसी अगर हम कंटीजेंसी की बात करें, तो उसमें जो वो लास्ट वाला कॉलम होगा वो ना तो पूरा ट्रू होगा ना फॉल्स होगा, वो मिक्सचर होगा ट्रू फॉल्स का, ठीक है। मतलब कंटीजेंसी इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा इसका, बाकी क्वेश्चन अपने आप करना, मेहनत करो, ठीक। तो ये क्वेश्चन है इतना लंबा पूरा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, एक दो तीन, तीन ही वेरिएबल्स हैं, तो तीन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली हमने उसकी जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे उनको लिख दिया है यहाँ पर, ठीक। अब हमें निगेशन चाहिए था पी का, तो हमने निगेशन निकाल लिया। हमने पी और क्यू चाहिए, ठीक है। तो पी और क्यू हम वैसे ही निकालेंगे और गेट के थ्रू, ठीक है। मतलब अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, और बाकी कंडीशंस में वो ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लिया। फिर हमने निकाला कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स मिलेगा। मतलब यहाँ पे देखो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स मिल रहा है, एल्स हमें ट्रू मिल रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी उसके अकॉर्डिंगली हम उसको लिख देंगे, ठीक। देन उसके बाद हमें इसका एंड निकालना था नेगेशन ऑफ पी के साथ, तो हमने नेगेशन ऑफ पी के साथ यहाँ पर एंड निकाला है। सिर्फ इतना ही पार्ट निकालना है, ये आगे वाला पार्ट बाद में करा है, ठीक है। तो ये निकाल लिया। सिमिलरली हमने क्यू कंडीशन आर निकाला, मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, एल्स मतलब ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर एंड में हमने इन दोनों का भी वही कंडीशन स्टेटमेंट निकाली है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, एल्स हमारे पास ट्रू हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मैंने उसको पी नाम दे दिया है, जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसको, ठीक है। तो अब जो ये वाली जो ये पूरा कॉलम बना है लास्ट वाला, देखो यहाँ पर सब ट्रू आ रही हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो अगर सारी वैल्यूज़ ट्रू हैं, इसका मतलब क्या है, ये एक टोटोलॉजी है, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारे पास जो ये पूरा स्टेटमेंट दे रखा था, ये टोटोलॉजी प्रूफ हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक भी फॉल्स आ जाता या फिर ये पूरी रो ही फॉल्स हो जाती,
तो ये टोटोलॉजी नहीं होता, तो ये कुछ और होता। अगर मतलब मिक्सचर होता ट्रू फॉल्स का तो वो हमारा कंटीजेंसी हो जाती, और अगर पूरा का पूरा फॉल्स आ जाता तो फिर ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ इसी टाइप्स के अलग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ द स्काई इज क्लाउडी देन वी विल प्ले, देन इट विल रेन, ठीक है, एंड इट विल नॉट रेन, इट इज़ नॉट रेन। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ द स्काई इज क्लाउडी, ठीक है, तो हमने माना कि पी जो है वो स्काई हमारा क्लाउड, हमने जो पी वेरिएबल है उसको माना है कि द स्काई इज क्लाउडी, ठीक है, और क्यू वेरिएबल माना है इट विल रेन। ठीक, अब हमारी कंडीशन कह क्या रही है, हमारी कंडीशन कह रही है इफ़ द स्काई इज क्लाउडी देन, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है, इट विल रेन एंड इट विल नॉट रेन। ठीक, तो इट विल रेन एंड इट विल नॉट रेन। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक, अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 1 को यूज़ करा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल्स को, और जो 1 है वो हमारी ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स को मैंने दिखा रखा है जिस तरीके से बनाते हैं। देखिए, ये आपका हमारी चार पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी पी एंड क्यू की, और उसका निगेशन हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक, अब पी इम्प्लाइज क्यू कैसे निकलेगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तभी फॉल्स होगा, यानी कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तभी फॉल्स होगा, एल्स वो हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स सिर्फ सेकंड केस में आ रहा है, तो फिर यहाँ पे सेकंड में फॉल्स, बाकी सब ट्रू। ठीक, और अब हम इसका और इनका एंड निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी एंडिंग और इसकी एंडिंग करेंगे तो फिर यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है। ठीक, अब यहाँ देखो लास्ट में हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, और कॉन्ट्रडिक्शन में होता क्या, कॉन्ट्रडिक्शन में सब कुछ फॉल्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर ये जो है ट्रू हो गया तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ, ये हमारा कंटीजेंसी हो गया। ठीक, क्लियर हो गया बात। ठीक, अब हमारे पास अगला टॉपिक है लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस तभी होगा जब हमारी पूरी की पूरी ट्रुथ टेबल दोनों की इक्वल हो, मतलब उनके जो वैल्यूज़ आए वो हमेशा इक्वल आए। ठीक है, जैसे कि ये और ये है, हमारे पास इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो हमारे पास जो इसका कॉलम आएगा वो ये आ रहा है, और इसका जो आएगा कॉलम वो ये आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसका कॉलम और इसका कॉलम सिमिलर है, मतलब सेम है। ठीक है, तो जब ये इसका पूरा का पूरा कॉलम सेम हो जाएगा तभी हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंस डेवलप हो जाएगा। लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि मतलब लॉजिकली दोनों इक्वल हैं। ठीक है, देखने में नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन लॉजिकली इक्वल हैं। ठीक है, तो मतलब उनकी वैल्यूज़ जो आउटपुट आ रही हैं वो सेम आए। ठीक, तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस को शो कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, आर्ग्यूमेंट हमारा सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को डिनोट करता है। ठीक है, उसमें जो सबसे लास्ट वाला हमारा स्टेटमेंट होता है वो हमारा रिजल्ट होता है, और बाकी सब उसके प्रीमिसेस होते हैं। ठीक है, कंक्लूजन भी बोलते हैं उसे। तो जैसे ये है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है, पी एन तक। ठीक, तो ये जो लास्ट में जो बन रहा है वो कंक्लूजन होगा, उससे ऊपर के हमारे साथ प्रीमिसेस होंगे। ठीक है, ये प्रीमिसेस वर्क करेंगे तो एक साथ, और लास्ट में हमें लीड करेंगे कंक्लूजन पे। ठीक है, तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। अब इसकी हमने बहुत ज़्यादा थ्योरी लिख रखी है मैंने, क्योंकि इसकी थ्योरी पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में कभी कभी, तो एक बार आप रीड मार लेना उसको। मैं आपको नहीं बताऊंगा थ्योरी कुछ भी, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस कराने हैं, इसीलिए समझो बात को। आगे बढ़ते हैं अब हम। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, हमसे पूछा है डिटरमाइन वेदर द आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड और नॉट। इतने सारे प्रेमिसेस दे रखे हैं, मतलब पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, आर इम्प्लाइज क्यू आर, और उसका जो कंक्लूजन आ रहा है वो आ रहा है नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, तो हमने क्या करा, ट्रुथ टेबल बना ली, पी क्यू आर के पहले जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो सब बना लिए, और उनके जितने नेगेशंस चाहिए थे सब बना दिया। ठीक है, तो आई होप ये ट्रुथ टेबल आपसे बन जाएगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें वो उस टाइम पर हमें वैल्यू चेक करनी है हमारे नेगेशन पी की, जिस टाइम पर हमारे पास ये वाला और ये जो तीन प्रीमिसेस हैं ये तीनों ट्रू हो, मतलब पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू भी ट्रू हो, आर इम्प्लाइज क्यू भी ट्रू दे रहा हो वैल्यू, और आर भी ट्रू दे रहा हो। ठीक है, तो अगर मैं चेक करूँ तो वो पूरी की पूरी इस टेबल के अंदर मुझे सिर्फ यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, अदरवाइज आप चेक कर लेना किसी भी जगह पे तीनों 1 नहीं मिल रहे हैं। ठीक, तो इसी सेम टाइम पर मुझे नेगेशन ऑफ पी की वैल्यू 1 मिल रही है। ठीक है, मतलब ट्रू मिल रही है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों की वैल्यू ट्रू है, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू है, इसका मतलब हमारा जो कंक्लूजन है वो वैलिड है। ठीक,
ये तो एक केस हो गया। मान लो अगर मुझे एक से ज़्यादा बार 1 1 1 मिल रहा होता कहीं पे, ठीक, और मुझे नेगेशन पी की वैल्यू एक जगह पे ट्रू मिल रही है, एक जगह पे फॉल्स मिल रही होती, ठीक, तो ये वैलिड नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर बार जब ऐसी कंडीशन आए कि आपके जो प्रेमिसेस हैं उनकी वैल्यू ट्रू हो तो कंक्लूजन भी ट्रू हो, ठीक है, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब एक जगह हो रही है एक जगह ना हो, ऐसा नहीं होगा, ये हर जगह करनी चाहिए। अगर ऐसा है कि मतलब एक जगह हो रही है एक जगह नहीं हो रही है, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड नहीं है, वो हमारा इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें और भी टॉपिक्स हैं हमारे पास। यहाँ पर बहुत सारे लॉज हैं अलजेब्रा के, ठीक है। तो ये बेसिक से ही लॉ हैं, जैसे आपने पीछे पढ़े थे बूलियन अलजेब्रा में जितने भी लॉज पढ़े हैं, बस लगभग वही हैं। बस एक लॉ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया है जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, वो है कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ, ठीक है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ ये वह लॉ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा हम लगभग इसी को ही यूज़ कर रहे होंगे, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो कहता है कि अगर हमारे पास P कंडीशनल Q है तो वो किसके इक्विवेलेंट है? वो इक्विवेलेंट है नेगेशन ऑफ Q कंडीशनल नेगेशन ऑफ P के। या फिर इसका अगर हम सेकंड फॉर्म बात करें तो वो होता है P कंडीशनल Q, वो हमारा इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q के, ठीक है। तो ये लॉ आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, और इसके आगे हमारे रूल्स ऑफ इन्फेरेंस हैं, उनको भी आपको याद करना पड़ेगा, और इनको अच्छे से याद कर लेना। कभी कभी एग्जाम में सीधे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेता है, डिफाइन लॉज ऑफ एल्जेब्रास एंड रूल्स ऑफ इन्फेरेंस, तो आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में सीधे 10 नंबर में आ जाता है, कई बार क्वेश्चन 2 3 बार आया है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, तो आप इनको भी प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, और प्लस इनके क्वेश्चंस तो करने ही है, क्योंकि ये यूनिट है जो नंबर अच्छे दिला लेती है, ठीक है। तो अच्छे से कर लो, आगे देखते हैं। ये शो करना है कि जो P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R है वो इक्विवेलेंट है मेरा P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q और R के, और P एंड R इम्प्लाइज R के, ठीक है। तो इस इतना पूरा मुझे प्रूफ करना है, ठीक। तो सबसे पहले मैंने P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R लिया, ठीक है। फिर मैंने Q इम्प्लाइज R में कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ लगा दिया, तो मुझे ये मिल गया, ठीक। यानी कि मेरा ये प्रूफ हो गया। अब मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। फिर अगेन मैंने कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ लगाया। अब हाँ, इन क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करें तो इनका एक पैटर्न होता है। इनको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जितने भी आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनको पहले सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद ब्रैकेट्स को, मतलब अगर ब्रैकेट्स निगेशन के साथ ब्रैकेट्स में है तो उनको सॉल्व कर लो डिमॉर्गन से, अदरवाइज ब्रैकेट्स के अंदर जो पार्ट है उसको सॉल्व करो बिना डिमॉर्गन से, या फिर जो भी रेस्पेक्टिव लॉ लगना है उसको। लेकिन सबसे पहले अपने जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है अपन। उसके बाद ही हम बाकी की चीज़ों को देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही सॉल्व करे हैं, ठीक, इसी रूल को फॉलो करते हुए। आप कर कैसे भी सकते हैं, लेकिन फिर कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा वो आपको सॉल्व करना, तो आई रिकमेंड कि आप इस तरीके से करें, ठीक है। तो अब ये वाला हमारे पास बन गया। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये लग गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। और अगर हम इसको बाहर निकालना चाहें तो हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ होता है क्या, कि चेंज द लाइन ब्रेक द साइन करके होता है ना। तो ये जो निगेशन है ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हमारा और की जगह एंड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो है ये हमारा कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ होता है, ठीक है। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ में जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो होती है P इम्प्लाइज Q, और सॉरी पीछे जो हमारा कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ था यहाँ पर, इसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा। क्या, यहाँ पर जो ये P इम्प्लाइज Q है ये इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ P और Q के, नॉट नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। तो करेक्शन कर लेना, और हो सके तो इसका टाइम स्टैम्प लगा के नीचे बता देना लोगों को कि भैया यहाँ पे करेक्शन होगी, ठीक है। तो इसी लॉ को यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका रिवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ लग गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको टोटोलॉजी प्रूफ करना है, ठीक है। टोटोलॉजी इन द सेंस मतलब एट द एंड आपका जो आंसर आना चाहिए वो ट्रू आना चाहिए, ठीक। तो हमने इसको लिया, हमने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये दिख गया हमें कंडीशनल स्टेटमेंट, तो हमने क्या लगाया कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। देन उसके बाद हमने रेस्पेक्टिव लॉज लगाए जितने भी हैं, मैं इनको देख लीजिए आप एक बार, समझ में आ जाएंगे, ठीक। देन ये जो लॉ ये है ये हमारे पास ये बन जाएगा, और फिर हम अगर हम ट्रू और ट्रू करेंगे तो फिर वो हमें ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो एट दी एंड हमें टी मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये था कि हमें टोटोलॉजी में हमेशा
जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो तो सॉल्व करके ट्रू लाना है, ठीक है। ये हमारे पास एक मेथड है विदाउट ट्रुथ टेबल वाला, ठीक है। अभी पीछे हमने ट्रुथ टेबल वाला मेथड देख लिया था, ये विदाउट ट्रुथ टेबल मेथड है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब हम रूल्स ऑफ इन्फरेंस कैसे यूज़ करते हैं उनको देख लेते हैं आगे, ठीक है। और रूल्स ऑफ इन्फरेंस आप एक बार एक कॉपी पे लिख लीजिएगा नोट से, डिस्क्रिप्शन में से निकाल के, फिर उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपके पास रूल्स लिखे हुए होंगे एक जगह, तो मेरे पास तो लिखे हुए हैं ऑलरेडी सब कुछ, तो मैं वहाँ से देख लूँगा। आप एक बार उसको वहाँ से देख लीजिए या फिर आपको याद कर लीजिए, ठीक है। एट दी एंड आपको याद तो करनी है, वैसे भी कोई सहायता तो नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा, तो याद कर लो, ज़्यादा बढ़िया है। और उसको लिख के देखो और एक जगह लिख लो अभी, क्योंकि आगे फिर तारे ज़मीन पर नजर आएंगे, मुझसे मत कहना, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है, हमें इसकी वैलिडिटी टेस्ट करनी है, ठीक है। तो हम रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने देखा कि P इम्प्लाइज Q है, तो हम इसको ऐसी का ऐसी लिखे रहने दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें अभी रूल को लगाना है, ठीक है। तो रूल्स लगाने के लिए हम उसको कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्म में बनाएंगे, ये आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे पास एक रूल होता है P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R, विच विल गिव अस P इम्प्लाइज R, ठीक है, हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म, ठीक। तो मुझे उसी को यूज़ करना है, तो मैं उसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर पहली वाली को ऐसे लिख दे रहा हूँ और दूसरी वाली को कॉन्ट्रा पॉजिटिव से ऐसे लिख दे रहा हूँ उल्टा करके, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया? P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R, R या फिर निगेशन ऑफ R, बात एक की है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ R मुझे दे देगा हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म से, ठीक है। तो यही तो मुझे प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया, तो आर्ग्यूमेंट वैलिड हो गया। अगर ये प्रूफ नहीं होता, ठीक है, इसके अलावा कुछ और आ जाता, तो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाता, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अगर हम इनवैलिड वाला केस देखें तो वो अगला वाला केस देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि आर्ग्यूमेंट वैलिड है या फिर नहीं। सबसे पहले हमारे पास P इम्प्लाइज Q और P इम्प्लाइज R है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको ये लिख सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज R, ठीक है। अब P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज R, और जो नीचे वाला है निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ R, को हम निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ P लिख सकते हैं डिस्ट्रक्टिव डिलेमा से, ठीक है। और ये हमारे पास निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ P हमारे पास सिंगल मतलब निगेशन ऑफ P दे सकता है, किस कौन सा लॉस है? आइडेम्पोटेंट लॉस है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इतना पूरा जो ये इतना पूरा था इससे ऊपर तक का, ठीक है, ये यहाँ से ऊपर तक का ये सब हमने, इसका आंसर क्या आया फाइनल? निगेशन ऑफ P, ठीक है। तो अब नीचे बचा हमारे पास S और P, ठीक है। अब उसको हम P और S भी लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉसेज, ठीक है। अब ये और ये इसमें हम डिसजंक्शन सिलोगिज्म लगाएंगे, ठीक है। और इसके हिसाब से हमें S मिल जाएगा, ठीक है। और हमें जब S मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड हो गया, प्रूफ, ओके। हमें कभी कभी पूछ लेता है कि आप किसी भी एक आर्ग्यूमेंट दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए हरी इज़ अ गुड बॉय एंड ही इज़ हैप्पी, ठीक है। तो हमें ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रखा है, हमसे पूछा है कि उसका कॉन्वर्स लिखो, कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखो, इन्वर्स और कंडीशनल लिखो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में अगर हम P एंड Q, हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, उसका अगर हम कॉन्वर्स लिखना चाहें तो Q इम्प्लाइज P होता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना चाहें तो वो ये होता है, इन्वर्स ये होता है और कंडीशनल ये होता है। ये बात आपको याद करनी पड़ेगी, इस यूनिट में काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप उसको याद कर लीजिएगा। और उसके ऊपर हमारा जो पार्ट है फॉल्सी, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी एक स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाए, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट दे दे, उसको हम फॉल्सी बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं, उससे आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, राइट कॉन्ट्रा पॉजिटिव कॉन्वर्स एंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, इंडियन टीम विंस वेन एवर मैच इज प्लेड इन मुंबई, होम टाउन ऑफ रोहित शर्मा, ठीक है। तो हमने P एक स्टेटमेंट मान लिया कि इंडियन टीम विंस, एंड Q जो हमारा है वो मान लिया मैच इज प्लेड इन दी मुंबई विच इज़ दी होम टाउन ऑफ रोहित शर्मा, ठीक। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, ठीक। तो ये हो गया और इसकी थ्योरी आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्वर्स Q इम्प्लाइज P हो गया और इन्वर्स हमारा निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सब हो जाएगा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी चीज़ का डुअल लिखो, ठीक है, तो जो भी साइन है उनको पलट के लिख दो, बस वो डुअल बन जाता है, ठीक। सिंपल सा है, जैसे हमने बुलियन अलजेब्रा में डुअल लिखा था, वैसे यहाँ पे भी डुअल होता है। लेटिस पोसेट वाला भी डुअल भी मान सकते हो आप ऐसे। DNF
हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म्स आती हैं वो 4 आती हैं हमारे पास। इसमें भी हम डीएनएफ सीएनएफ पढ़ते हैं और पीसीएनएफ और पीडीएनएफ भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म मतलब वही हमारा जो कैनोनिकल एसओपी और पीओएस वाला कॉन्सेप्ट था वही यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका डीएनएफ निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू है, तो हम इसको चेंज कर देंगे अपने कॉन्ट्रापॉजिटिव से, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक। और फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया और यहाँ पर ये आ गया। बेसिकली अगर हम डीएनएफ फॉर्म निकाल रहे हैं तो हमारे पास जो ब्रैकेट्स होंगे उसके बाहर हमारे पास और आना चाहिए और ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास एंड आना चाहिए या फिर कुछ और आना चाहिए, ठीक है। तो वही हमारे पास डीएनएफ फॉर्म बनती है। अगर हमारे पास ब्रैकेट्स के बाहर और आ रहा है, सॉरी एंड आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारी डीएनएफ फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। सीएनएफ फॉर्म इसका उल्टा होता है, हमें ब्रैकेट्स के बाहर एंड लेके चलना होता है, ब्रैकेट्स के अंदर और लेके चलना होता है, तो वो सीएनएफ फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास इतना पूरा क्वेश्चन था। तो हमने सबसे पहले क्या करा, जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे उनको सॉल्व करना शुरू करा। तो हमारे पास क्यू कंडीशनल आर नेगेशन ऑफ आर था, इसको सॉल्व करा। देन उसके बाद ये वाला जो कंडीशनल स्टेटमेंट था इसको सॉल्व करा, ठीक। देन उसके बाद हमने इसको पूरे को ओपन करा, जो जो चीज़ें सॉल्व होनी थी उनको सॉल्व कर दी। जैसे पी और पी हमारा पी बन गया, क्यू और निगेशन ऑफ क्यू ऐसे ही रह गया और निगेशन ऑफ आर ऐसे बन गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबके बीच में और आ रहा है, कहीं पे भी एंड है ही नहीं, तो फिर ये सिंपल सी हमारी डीएनएफ फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब हम सीएनएफ देख लेते हैं, टेबल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। टेबल वाले क्वेश्चन में बेसिकली हम हमारा जितना भी आउटपुट जहाँ जहाँ 1 आ रहा होता है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है, और लगा लगा के, ठीक है। तो वो हमारा डीएनएफ बन जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा सबसे पहले बार आउटपुट 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ आर, ये हमारा बन गया। फिर और दूसरा वाला मतलब जहाँ पे बना यहाँ ये वाले का स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट, इस तरीके से हम जो डीएनएफ है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम सीएनएफ की तरफ बढ़ते हैं। तो सीएनएफ में हमारे पास ये चीज़ आती है, देखिए, ठीक। ये हमें दे रखा था, हमें इसका सीएनएफ पूछा है, ठीक। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो इसको ओपन करा। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर एंड है, ओके। इसको ओपन करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब ये यहाँ से देखिए ब्रैकेट के बाहर एंड आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट के अंदर और हो चाहे कुछ और हो, ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा सीएनएफ फॉर्म बन गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर और आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारी सीएनएफ फॉर्म नहीं है। अब हमें इसे बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको खोलेंगे। इसको खोलने के लिए हम जो ये निगेशन है इसको अंदर लेके गए, फिर इसको सॉल्व करा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो ये है फाइनल फॉर्म ये बनेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर एंड आ रहा है, एंड आ रहा है, एंड आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर और है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट के बाहर एंड होना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रैकेट के बाहर एंड आ रहा है तो फिर वो सीएनएफ फॉर्म होगी, ठीक। अब हम पीडीएनएफ और पीसीएनएफ देख लेते हैं। वही सिनेरियो है, अगर हमें पीडीएनएफ निकालना है और ट्रुथ टेबल दे रखी है तो जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसका फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। तो वो हमारा पीडीएनएफ बन जाएगा। और अगर हमें बिना ट्रुथ टेबल के पीडीएनएफ निकालना है, ठीक है, तो वो हम इस तरीके से निकालेंगे कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, हम उनका नेगेशन के साथ औरिंग करके उनकी लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये था, ठीक है, नेगेशन ऑफ पी था, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो वो मिलेगा मुझे ट्रू, और ट्रू का अगर मैं एंड करूँगा तो फिर मुझे मिल जाएगा वापस से नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास पीडीएनएफ आ जाएगा। देखिए अंदर एंड है, बाहर और है, अंदर एंड है, बाहर और है, तो फिर ये हमारा पीडीएनएफ फॉर्म बन जाएगी। एफ या फिर पीसीएनएफ अगर हमें ट्रुथ टेबल से करना है तो जहाँ जहाँ ज़ीरो आए, ठीक है, वहाँ वहाँ के वेरिएबल्स लिख दो आप। मतलब जैसे कि ये है यहाँ पर, ठीक है। तो पी और निगेशन ऑफ क्यू एंड, ठीक है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ये पूरा वैल्यू जो बनेगा ये हमारा पीसीएनएफ बन जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको बनाना है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल मतलब हमें वही वैल्यूज वैसे करनी पड़ेंगी जैसे हमने पीछे करा था, ठीक है। ऑरिंग 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 करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास क्यू नहीं आ रहा है तो इसकी ऑरिंग करेंगे हम क्यू एंड क्यू बार से। इसमें हमारे पास आर नहीं आ रहा है तो इसमें हम ऑरिंग करेंगे आर एंड आर बार से। हमें इसमें हमारे पास आर नहीं आ रहा है, फिर से हम इसमें आर से वही सब कुछ कर देंगे, ठीक है। तो
फिर उसको सॉल्व करेंगे और जो हमारा ब्रैकेट है उसके बाहर हमें इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो ब्रैकेट है उसके बाहर हमें एंड मिले और ब्रैकेट के अंदर हमेशा और मिले। ठीक है, अगर इस तरीके की फॉर्म बन जाती है तो वो पीसीएनएफ फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, अब हम क्वांटिफायर्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वांटिफायर्स हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ को बोला जाता है, जिसमें हमारे पास दो क्वांटिटीज़ आती हैं, सम और ऑल। ठीक है, सम को हम डिनोट करते हैं एफ से, और फॉर ऑल हमारा जो अपोजिट ए होता है उस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दो तरीके का होता है। यूनिवर्सल मतलब फॉर ऑल वाला, ठीक है, और जो एग्जिस्टेंशियल होता है वो हमारा फॉर सम वाला होता है। ठीक है, पास एक ही क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमें इसे क्वांटिफायर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, एवरी स्टूडेंट स्पेंड्स मोर देन 5 आवर्स एवरी वीक डे इन अ क्लास। ठीक है, तो हमारे पास ये दे रखा है कि हर एक स्टूडेंट्स जो है वो 5 घंटे बिताता है क्लास के अंदर हर एक वीक। ठीक है, तो हमने माना कि लेट पी एक्स बी द स्टेटमेंट एक्स स्पेंड्स मोर देन 5 आवर्स एवरी डे इन अ क्लास एंड द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स फॉर एक्स इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब हमारे पास इसमें क्या होता है, ये हमारा बेसिकली एक सेट ही है पूरा। ठीक है, तो अगर हम सेट की बात करें तो उसका एक यूनिवर्सल सेट होता है। तो हमने यहाँ पे माना कि कोई एक स्टूडेंट है जो हमारे पास 5 घंटे बिता रहा है। ठीक है, पी एक्स का सेट हो गया। ठीक, और एक यूनिवर्सल सेट हो गया पूरे के पूरे यूनिवर्स का। ठीक, तो पहली वाली कंडीशन कह रही है एवरी स्टूडेंट, एवरी मतलब फॉर ऑल पी ऑफ एक्स, मतलब एवरी स्टूडेंट स्पेंड्स मोर देन 5 आवर्स। अब अगला क्या है, देयर इज अ स्टूडेंट हु स्पेंड्स मोर देन 5 आवर्स इन एवरी वीक डे इन अ क्लास। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है तो हम उसमें उसमें से कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब फॉर सम को यूज़ करेंगे। अगर हम कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सभी की वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो हम फॉर ऑल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम आगे और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा ये आपको। लेट ए ऑफ एक्स, एक्स हमारा स्टूडेंट है, बी ऑफ एक्स, एक्स इज क्लेवर, सी ऑफ एक्स, एक्स इज सक्सेसफुल। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेस करना है कि देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट मतलब देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स हमारा क्या है, एक स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑफ एक्स। अब हमने यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक्स क्यों करा, मतलब एक्स की कुछ वैल्यू के लिए ए ऑफ एक्स जो है वो ट्रू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चीज़ इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, फिर सम स्टूडेंट्स आर क्लेवर। ठीक है, तो स्टूडेंट और क्लेवर, ठीक, एंड इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट एक्स, ए ऑफ एक्स इंटरसेक्शन बी ऑफ एक्स। ठीक है, सिमिलरली सम स्टूडेंट्स आर नॉट सक्सेसफुल, देयर एग्जिस्ट, सम स्टूडेंट्स है क्योंकि इसीलिए हम देयर एग्जिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट ए ऑफ एक्स इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ सी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास रूल्स ऑफ इन्फरेंस आते हैं, तो वो 4 हैं। वो आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3, अब मैं इनको हटा रहा हूँ। उन रूल्स ऑफ इन्फरेंस को यूज़ करके हम कुछ वैलिडिटी चेक करेंगे क्वांटिफायर्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास पहले आर्गुमेंट दे रखा है ऑल ग्रेजुएट्स आर एजुकेटेड। ठीक है, तो उसमें हमें कोई वेरिएबल दे रखा है राम नाम का, राम इज़ ग्रेजुएटेड देयरफॉर राम इज़ एजुकेटेड, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने माना कि लेट ए ऑफ एक्स दैट एक्स इज ग्रेजुएटेड एंड बी ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एजुकेटेड। ठीक है, और हमने आर मान लिया कि आर हमारा जो डिनोट कर रहा है वो राम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना जो हमारे पास राम है वो पूरे एक्स जो सेट है उसका एक एलिमेंट है। ठीक है, इट्स नॉट अ सेट, राम कोई सेट नहीं है, राम एक एलिमेंट है, हमारा जो एक्स सेट है यूनिवर्सल सेट है उसका। ठीक है, तो आर हमारा राम को डिनोट कर रहा है। अब पहले वाले हमारे जो कंडीशन है वो क्या कह रही है, ऑल ग्रेजुएट्स आर एजुकेटेड, ऑल ग्रेजुएट्स आर एजुकेटेड, तो फॉर ऑल में हमेशा हम कंडीशनल को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑल ग्रेजुएट्स आर एजुकेटेड, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। मतलब फॉर सम में हम इंटरसेक्शन को यूज़ करते हैं, और हम अगर हम बात करें फॉर ऑल की, ठीक है, तो उसमें हम कंडीशनल को यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसमें जो हमारा फॉर सम होता है उसमें हम इंटरसेक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक, तो ऑल ग्रेजुएट्स आर एजुकेटेड मतलब ए ऑफ एक्स इम्प्लाइज बी ऑफ एक्स, और अगला क्या है, राम इज एजुकेटेड, राम इज एजुकेटेड। ठीक है, तो ए आर मतलब ए के अंदर जो राम है वो एजुकेटेड है। ठीक है, ए हमारा क्या डिनोट कर रहा है कि एक्स जो है हमारा ग्रेजुएटेड है। अगर हमारे पास हम एक्स की जगह आर डालेंगे तो इसका मतलब क्या हो, आर इज ग्रेजुएटेड। ठीक है, राम ग्रेजुएट है। ठीक,
और फिर उसका जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी आर मतलब राम इज़ एजुकेटेड। ठीक, अब यूनिवर्सल इंस्टिनेशन का यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो ये वाला था ये बन जाएगा ए आर इम्प्लाइज बी आर। ठीक, और ए आर हमें पहले से दे रखा। अब अगर हम मॉडस पोनेंस का यूज़ करें जो कहते हैं कि पी इम्प्लाइज क्यू और पी है तो वो क्यू मिल जाता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो ये ए आर इम्प्लाइज बी आर ए आर, तो ये हमें आंसर क्या मिलेगा, बी आर। ठीक, बी आर मिल जाएगा और इसकी वजह से हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वैलिड है। क्यों? क्योंकि हमें यही तो प्रूफ करना था और यही हमें मिल गया। ठीक, आई होप ये ख़त्म हो गया अब यूनिट। अब हम अगली यूनिट देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।